हेलो एवरीवन, आज हम डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान भाषा में समझेंगे और ये इसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में सिर्फ आंसर्स नहीं बल्कि हर क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट भी जानेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना द्वारा फ्रांस की हार के बाद जर्मनी समर्थित एक कठपुतली सरकार फ्रांस में स्थापित की गई। इस सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला ऑप्शन राइट है, मार्शल फिलिप ने किया था। इसको एक बार जान लेते हैं ये क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया और जर्मनी का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? हिटलर कर रहा था। फ्रांस की हार के बाद देश दो भागों में बट गया। पहला है उत्तरी फ्रांस और दूसरा है दक्षिणी फ्रांस। उत्तरी फ्रांस में सीधे जर्मनी के कब्जे में आ गया और जो दक्षिणी फ्रांस था वहाँ एक नई सरकार बनाई गई जिसे विची गवर्नमेंट कहा गया। यह सरकार देखने में तो फ्रांस की अपनी सरकार थी लेकिन वास्तव में यह जर्मनी के इशारों पर काम करती थी, इसलिए इसे पपेट गवर्नमेंट कहा गया। पेटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रसिद्ध सैन्य अधिकारी था लेकिन सेकंड विश्व युद्ध में उसने जर्मनी के साथ सहयोग किया था। तो पहला ऑप्शन राइट है। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण क्या था? तो तीसरा ऑप्शन राइट है, एसिसिनेशन ऑफ फ्रांस फर्डिनेंड। इसमें क्या हुआ था? 1900 के आसपास यूरोप में पहले से ही तनाव था। मुख्य कारण क्या थे? देश अपनी सेनाएं बढ़ा रहे थे, उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा, अलग अलग जातीय समूह स्वतंत्र होना चाहते थे। देश दो बड़े गुटों में बट गया था, मतलब यूरोप एक बारूद के ढेर पर था लेकिन युद्ध शुरू नहीं हुआ था। लेकिन हुआ क्या? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ कहाँ गया था? बोस्निया गया था। वहाँ एक सर्ब राष्ट्रवादी संगठन ब्लैक हैंड के सदस्य गैव्रिलो प्रिंसेप ने गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को दोषी ठहराया। 28 जुलाई 1914 ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध का ऐलान कर दिया था। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला है, 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार नहीं दिया गया था? डिप्रेस्ड क्लासेस इनको दिया गया था, सिख को भी दिया गया था, क्रिश्चियंस को भी दिया गया था, लेकिन फोर्थ ऑप्शन राइट है, बुद्धिस्ट को नहीं दिया गया था। तो इसमें यही पूछा है कि किसको नहीं दिया गया था। तो सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब होता है किसी समुदाय के प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार केवल उसी समुदाय के मतदाताओं के पास होना। जैसे यदि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल है तो मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट देंगे। कम्युनल अवार्ड क्या था? 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना। सेपरेट इलेक्टोरल मिला किस किस को मिला था? मुस्लिम को मिला था, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, डिप्रेस्ड जो क्लासेस थी उनको मिला था, लेकिन बुद्धिस्ट को नहीं मिला था। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला है, वेदरिंग प्रक्रियाओं के कितने प्रमुख समूह होते हैं? 4 होते हैं, 6 हैं, 3 है या 2 हैं? तो तीसरा ऑप्शन राइट है, 3 है। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। ये क्या होता है? जब चट्टान केवल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है और उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती तो उसे फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। जैसे तेज़ गर्मी और ठंड के कारण चट्टानों में दरार पड़ जाना। दूसरा आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होती है? जब पानी, ऑक्सीजन या अन्य रसायन की वजह से चट्टान के अंदर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो उसे केमिकल वेदरिंग कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना या चूना पत्थर का घुलना। तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें क्या होता है? जब पेड़ पौधे, जीव जंतु या सूक्ष्म जीव चट्टानों को तोड़ते हैं तो उसे जैविक या बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं, जैसे पेड़ की जड़ का चट्टान की दरार में घुसकर उसे तोड़ देना। तो हमारी 3 तरीके की वेदरिंग होती है। कौन कौन से? फिजिकल वेदरिंग, दूसरी है केमिकल वेदरिंग और तीसरी है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान बनारस वाराणसी के विद्रोह का दमन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह किया था, फोर्थ ऑप्शन राइट है, कर्नल नील ने किया था। अगला है, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? जहाँ एक भाग में दिन और दूसरे भाग में रात होती है तो उसको कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन राइट है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यही दिन और को विभाजित करती है। अगला है, रूसी गृह युद्ध के दौरान व्हाइट आर्मी का मुकाबला करने के लिए जनवरी 1918 में रेड आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो यह तीसरा ऑप्शन राइट है, लियोन ट्रॉट्स्की ने की थी। अब ये क्या था? देखो, रशियन रेवोल्यूशन को समझते हैं एक बार। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? व्लादिमीर लेनिन ने किया था और रूस में बोल्शेविक सरकार बन गई। लेकिन सभी लोग इस सरकार से खुश नहीं थे। रेड आर्मी क्या थी? यह बोल्शेविक की सेना थी। लेनिन की सरकार को बचाना था और क्रांति को सफल बनाना इसका उद्देश्य था। 1918 में बोल्शेविक सरकार को बचाने के लिए लियोन ट्रॉट्स्की ने रेड आर्मी का संगठन किया और उन्होंने सैनिकों की भर्ती की, सेना को प्रशिक्षण दिया और अनुशासन स्थापित किया था।
अगला है हीट और प्रेशर के कारण पहले से मौजूद चट्टानों के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो यह बनती है, तीसरा ऑप्शन राइट है, मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक साइकिल को समझ लेते हैं कि होती क्या है। चट्टानों का टूटना, बनना, बदलना और फिर से नई चट्टानों में परिवर्तन होना ही रॉक साइकिल कहलाता है, मतलब शैल चक्र कहलाता है। देखो सबसे पहले क्या है, मैग्मा। मैग्मा जब चेंज होता है तो वो किस में हो जाएगा, इग्नियस रॉक में। पृथ्वी के अंदर बहुत गर्म पिघला हुआ पदार्थ होता है जिसे मैग्मा कहते हैं, और जब मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, इग्नियस रॉक कहा जाता है, जैसे ग्रेनाइट या बेसॉल्ट। ठीक है, अगर हम एक लाइन में इसको कहें तो मैग्मा ठंडा होकर क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टान बन जाती है, जिसको कहा जाता है इग्नियस रॉक। इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, हवा, पानी और तापमान के कारण चट्टानें टूटने लगती है। इसी को क्या कहा जाता है, वेदरिंग कहते हैं। टूटे हुए कण नदियों द्वारा बहकर जमा हो जाते हैं। लाखों वर्षों तक दबाव पड़ने पर ये कण मिलकर सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। ठीक है, सेडिमेंट्री से क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक। जब सेडिमेंट्री चट्टान पृथ्वी के अंदर चली जाए और उस पर बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर पड़े तो उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, जैसे लाइमस्टोन से चेंज हुआ मार्बल में। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक वापस जो है वो चेंज होकर क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। यदि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो चट्टान पिघलकर फिर से मैग्मा बन जाती है। अगला है, हाउ मैनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर ऑन द अर्थ सरफेस। हमें बताना है कि कितनी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, मेजर कितनी हैं। तो यह है 7, फोर्थ ऑप्शन राइट है, 7 है। देख लेते हैं वो कौन कौन सी है। कितनी हमारी टेक्टोनिक प्लेट, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है। पहले है पैसिफिक प्लेट, दूसरी है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तीसरी है साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ है हमारी यूरेशियन प्लेट, फिफ्थ अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट और एंटार्क्टिका प्लेट। ये याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनता है। अगला है, कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी केवल किस वायुमंडल परत तक सीमित रहती है। तो दूसरा ऑप्शन राइट है, ट्रोपोस्फेयर तक रहती है। अब ये देख लेते हैं, एक बार समझते हैं पिक्चर की हेल्प से। इसमें देखते हैं कन्वेक्शन होता क्या है, और ये पिक्चर मैं पहले भी समझा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में भी, तो ध्यान से देखना। देखो, एटमॉस्फेयर की हवा मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से गर्म होती है। जैसे मान लेते हैं सूरज जो है वो अर्थ को और पानी को गर्म करता है। ठीक है, और क्या है, जमीन के पास की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है। देखो जैसे ये अर्थ है और ये सन है, सन क्या कर रहा है, डायरेक्ट इसको हीट कर रहा है, और यहाँ के आसपास की, जमीन के आसपास की हवा क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होगी तो वो कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है। लेकिन जो ऊपर की ठंडी हवा है वो वापस नीचे आ जाएगी और फिर ये गर्म हो जाएगी, और ये वाली जो साइकिल है वो चलती रहती है। अगर देखिए, हल्की हवा ऊपर उठती है, ऊपर की ठंडी हवा नीचे आकर गर्म हवा की जगह ले लेती है, और यह साइकिल चलती रहती है, और इसी को वर्टिकल मोशन को कन्वेक्शन कहते हैं। तो उसने पूछा ये कहाँ होती है, तो ये ट्रोपोस्फेयर में होती है। वायुमंडल का वर्टिकल हीटिंग गर्म हवा के ऊपर उठने और ठंडी हवा के नीचे आने की प्रक्रिया से ही है, और इसे ही कन्वेक्शन कहते हैं। तो यह प्रक्रिया एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ बाउंड्रीज इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशनिक रिज। क्या कह रहा है, मिड ओशनिक रिज के निर्माण से किस प्रकार की प्लेट सीमा संबंधित है। तो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। तो सेकंड ऑप्शन राइट है, डाइवर्जेंट है। पहले हम देख लेते हैं, जब दो महासागरीय प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो नीचे से मैग्मा ऊपर आ जाता है और वो मिड ओशनिक रिज का निर्माण करता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला है, भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन के संदर्भ में ब्लिंकर्ड हिस्टोरियोग्राफी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। तो यह किया है, सेकंड ऑप्शन राइट है, सुमित सरकार ने। अगला है, किसी स्थान के वायु तापमान को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसी जगह का तापमान किन किन चीज़ों से बदलता है और इनमें से कौन सी चीज़ तापमान को नहीं बदलती है, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है एयर मास सर्कुलेशन। एयर मास सर्कुलेशन का मतलब होता है, अगर किसी क्षेत्र में ठंडी हवा आ जाए तो तापमान कम हो जाएगा और गर्म हवा आ जाए तो तापमान बढ़ जाएगा। लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस का मतलब होता है जो स्थान इक्वेटर के पास होगा वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, इसलिए तापमान अधिक होगा। तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसका मतलब है समुद्र जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के पास का तापमान संतुलित रहता है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ और ना ज़्यादा ठंड रहती है। ठीक है, और फोर्थ है ओशियन वेव्स। तो ये किसी तरीके से भी प्रभावित नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन राइट है। लहरें केवल पानी को ऊपर नीचे करती हैं, वे सीधे किसी स्थान के तापमान को नियंत्रित नहीं करती हैं। अगला है इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड IWW, जिसकी स्थापना जून 1905 में शिकागो में हुई थी, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल के काल में गठित किया गया था। तो यह था, दूसरा ऑप्शन राइट है, द सेकंड इंटरनेशनल। क्या हुआ था इसमें, देखो IWW की फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड। ये एक लेबर यूनियन था जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1905 में शिकागो में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, दुनिया के मजदूरों को एकजुट करना, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना और पूंजीपतियों के शोषण का विरोध करना। यह दुनिया भर के समाजवादी और मजदूर संगठनों का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच था।
अगला है निम्नलिखित में से समाजवाद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है समाजवाद ने श्रमिक वर्ग की एकता का प्रचार नहीं किया, तो पहला ही ऑप्शन राइट है। अगला है 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन का हिस्सा बने आत्मनिर्णय के अधिकार राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है हर उपनिवेश का यह अधिकार होना चाहिए कि वह विदेशी शासन से मुक्त होकर अपना भविष्य खुद तय करे। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अपना शासन खुद चुनने का अधिकार, तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। उपनिवेशों का औपनिवेशिक शासन से स्वयं को मुक्त करने का अधिकार। अगला है एंटी साइक्लोन के केंद्र में वायु दाब मतलब प्रेशर की क्या स्थिति होती है, तो क्या होती है, तीसरा ऑप्शन राइट है, हाई ओनली। अगला है अ ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ अ ग्लास विच इज। अच्छा, अब इसको समझते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। देखो, मान लो आपने कांच का एक कमरा बनाया और उसमें पौधा रख दिया। सूर्य की किरणें कांच से होकर अंदर चली जाती है, अंदर की ज़मीन और पौधे गर्म हो जाएंगे। अब ये गर्मी बाहर निकलना चाहती है, लेकिन कांच उस गर्मी को आसानी से बाहर नहीं आने देगा, इसलिए अंदर का तापमान बढ़ जाता है और सूर्य की किरणें शीशे से अंदर तो आ गई, लेकिन अंदर बनी गर्मी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई, और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जैसे सनलाइट जो है वो शॉर्ट वेव है, अंदर तो आने देता है, हीट जो है वो लॉन्ग वेव हो गई, अब बाहर नहीं जाने देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन राइट है। क्या है कि जो हीट आई है, जो सनलाइट आई है वो शॉर्ट वेव में आई है, लेकिन हमारी आउट गोइंग जो है वो कैसी है, लॉन्ग वेव में है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट है। अगला है अपनी शर्टों के रंग के कारण इटालियन फासीवादियों को किस नाम से जाना जाता है, तो यह क्या है, सेकंड ऑप्शन राइट है, ब्लैक शर्ट। मुसोलिनी के समर्थन काली शर्ट पहनते थे, इसलिए इन्हें ब्लैक शर्ट कहा जाता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गहरे जल की तरंगे डीप वाटर वेव्स की है, तो यह आएगी, थर्ड ऑप्शन राइट है, देयर स्पीड्स डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ होता क्या है, देखो ये हमारी वेव्स है, ठीक है। अब इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है उसी को ही हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसका मतलब होता है दो लगातार ऊंची लहरों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी बड़ी वेवलेंथ होगी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और पुरानी वीडियोज़ को देखना ना भूलें। थैंक यू।